इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कैसे एक छोटी सी हमलावर फौज ने एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और जन्म हुआ मुगल साम्राज्य का। ये एक जबरदस्त अंडरडॉग कहानी है जिसे ताकत से नहीं बल्कि रणनीति और तकनीक के दम पर जीता गया। और पता है इस कहानी की सबसे मजेदार बात क्या है? हम इसे सीधे उसी इंसान के शब्दों से जानते हैं जिसने ये सब कुछ किया। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये उसके संस्थापक बाबर के लिखे हुए व्यक्तिगत संस्मरणों की भी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे राजकुमार से जिसके खून में तो बादशाहत थी पर किस्मत में राज करने के लिए कोई सल्तनत नहीं थी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसकी विरासत ही अपने आप में कहानी है। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। उसे विरासत में फरगना का एक छोटा सा राज्य तो मिला था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पर देखिए, सिर्फ बड़ी विरासत होना ही जीत की गारंटी नहीं देता। बाबर ने अपने पुरखों के शहर समरकंद को जीतने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। और तो और इस कोशिश में वो अपना पुश्तैनी राजपाट भी गंवा बैठा, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। वो एक ऐसा राजा बन गया था जिसके पास कोई महफूज ठिकाना नहीं था। और यहीं कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब मध्य एशिया में बाबर के लिए सारे दरवाजे बंद हो रहे थे, तब हिंदुस्तान में उसके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा था। उस वक्त उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, लेकिन सल्तनत का हाल बस नाम का ही बड़ा था, अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। बहुत से सरदार और गवर्नर सुल्तान से नाखुश थे और बगावत करने को तैयार बैठे थे। और इसी नाराजगी ने बाबर के लिए दरवाजे खोल दिए। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और सुल्तान के अपने चाचा आलम खान ने बाबर को एक न्योता भेजा, आओ और इब्राहिम लोदी पर हमला करो। ये एक ऐसा मौका था जिसे बाबर छोड़ ही नहीं सकता था। और इसी एक न्योते ने जमीन तैयार की इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक के लिए, पानीपत की पहली लड़ाई। ये एक ऐसी चुनौती थी जो बाबर के लिए लगभग नामुमकिन लग रही थी। एक तरफ था बाबर जिसके पास थे सिर्फ, जी हां, सिर्फ 15,000 सैनिक, और उसका सामना किससे था? इब्राहिम लोदी की विशाल सेना से, जिसमें करीब 40,000 सैनिक और 1,000 से ज्यादा जंगी हाथी थे। यानी ताकत के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल यह है, आखिर इतनी छोटी सेना जीत कैसे सकती थी? मतलब ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? इसका जवाब हिम्मत से ज्यादा बाबर की जबरदस्त प्लानिंग और उसके गुप्त हथियारों में छिपा था। और जब मैं गुप्त हथियार कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ तलवारों और तीरों से नहीं है। ये थी नई टेक्नोलॉजी और लड़ाई की ऐसी रणनीतियां जो पहले किसी ने देखी नहीं थी। असल में बाबर की जीत सिर्फ बारूद के दम पर नहीं हुई, ये जीत थी बेहतर टेक्नोलॉजी और जबरदस्त स्ट्रैटेजी के एक डेडली कॉम्बिनेशन की, जिसने एक बहुत बड़ी सेना को भी बौना साबित कर दिया। उसकी पहली स्ट्रैटेजी थी तुलुगमा। अब ये क्या चीज थी? बड़ा सिंपल सा आइडिया था। अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, फिर ये टुकड़ियां तेजी से घूमकर दुश्मन की फौज को किनारों और पीछे से घेर लेती थीं, जिससे दुश्मन की विशाल सेना में खलबली मच जाती थी। और दूसरी कमाल की चीज थी अरबा। सोचिए, 700 बैलगाड़ियों को एक साथ चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी, एक चलता फिरता किला। इस दीवार के पीछे उसकी तोपें और बंदूकची एकदम सुरक्षित थे और वहां से दुश्मन पर आराम से निशाना लगा सकते थे। अब देखिए कि ये दोनों रणनीतियां मिलकर कैसे काम करती थीं। बाबर ने लोधी की सेना को एक तंग रास्ते पर आने के लिए उकसाया। जैसे ही वो अरबा की दीवार के करीब पहुंचे, तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तुलुगमा टुकड़ियों ने किनारों से हमला करके उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। एक परफेक्ट जाल। तोपों का असर सिर्फ मारकाट तक ही सीमित नहीं था, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही तोपें गरजी, उनकी भयानक आवाज से लोधी के जंगी हाथी पूरी तरह डर गए और बस घबराकर वो अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। पूरा खेल ही पलट गया। पानीपत की ये एक जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया। उस दिन यानी 21 अप्रैल 1526 को मैदान जंग में इब्राहिम लोधी मारा गया और उसके साथ ही लोधी वंश और 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत दोनों का खात्मा हो गया। लेकिन बाबर यही नहीं रुका। पानीपत तो बस शुरुआत थी।
अगले ही साल उसने खानवा में राजपूतों को शिकस्त दी, फिर चंदेरी का किला फतह किया और घाघरा की लड़ाई में अपनी हुकूमत पर पक्की मुहर लगा दी। हर जीत के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो अपना सब कुछ खो चुका था, उसने सिर्फ 4 साल में एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाल दी जो अगले 300 सालों तक न सिर्फ हिंदुस्तान पर राज करने वाला था, बल्कि कला और संस्कृति का एक नया दौर भी शुरू करने वाला था। पर बाबर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की नहीं है। उसकी लिखी किताब बाबरनामा दिखाती है कि वो एक योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक और कवि भी था। ये किताब सिर्फ जंग का ब्यौरा नहीं है, बल्कि पहचान, विरासत और लीडरशिप की मुश्किलों पर एक गहरा चिंतन है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी शासक की महानता किस चीज में है? उसकी जीती हुई लड़ाइयों में, या उस विरासत में जो वो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाता है? बाबर के मामले में शायद जवाब इन दोनों में ही छिपा है।